Now let us have a look at order 8, written statement set off and counterclaim. Order 8 is the pleading of the defendant. ठीक है? So rule 1 says defendant shall within 30 days from the date of service of summon present a written statement of his defense. So within 30 days from the date of service of summons, the defendant has to do what? He has to present his written statement. ठीक है? 30 दिन कहां से कैलकुलेट होंगे? From the date of service of summons. So mark these two things, 30 days and the date of service of summon. ठीक? क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए 30 दिन कैलकुलेट कहां से होते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी आपको आएगा तो ऐसा भी आ सकता है कि 30 दिन कहां से होंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से होंगे या एडमिशन ऑफ प्लेन से होंगे या डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से होंगे या ऑल ऑफ द अबव. ऐसा प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है. यू शुड बी वेरी क्लियर दैट 30 days हैव टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. ठीक है? कभी भी कोई भी पीरियड देखिए आप किसी भी स्टैट्यूट में, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड तो दिया गया है, लेकिन पीरियड कहां से कैलकुलेट होगा, इट इज वेरी एसेंशियल टू नो. ठीक है? ये लिमिटेशन के पर्पज से भी बहुत एसेंशियल है, और बाकी की किसी भी स्टैट्यूट्स में अगर लिमिटेशन पीरियड या कोई भी स्पेशल पीरियड दिया हुआ है, देन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रॉम व्हाट डेट दैट पीरियड हैज टू बी कंप्यूटेड फ्रॉम. ठीक? Now let us have a look at the proviso. Proviso says provided that where the defendant fails to file written statement within the set period of 30 days. Proviso उस सिचुएशन के लिए जब आप 30 दिन में written statement नहीं फाइल कर पाए, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court. मतलब फिर किसी और दिन तक आप फाइल कर सकते हैं, that should be specified by the court. लेजिस्लेचर ने देखिए shall वर्ड का यूज किया है. फॉर द रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. कोर्ट अपने रीजन्स रिकॉर्ड करेगा. ऑर्डिनरली आप कोर्ट को बताते हैं कि वाई यू कुडंट फाइल इट विद इन द फर्स्ट 30 days. कोर्ट जनरली आपकी बात मान जाता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए. इट अलॉट्स यू द टाइम, और टाइम अलॉटमेंट के बाद वो कहता है कि इस डेट तक आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिएगा. ठीक है? लेकिन लेजिस्लेचर ने एक अपर लिमिट फिक्स कर रखी है. वो क्या है अपर लिमिट? But which shall not be later than 90 days from the date of service of someone. 90 दिन से ऊपर नहीं होगा. ये लेजिस्लेचर ने फिक्स किया हुआ है. ये आपका जो अपर लिमिट का पीरियड है जो लेजिस्लेचर ने फिक्स किया है मैंडेटरी टर्म्स में, वो है 90 days. ठीक है? इट इज 90 days, 90 दिन. कहां से, कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. ठीक है? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स 30 days भी कैलकुलेट होंगे, 90 days भी कैलकुलेट होंगे. तो लेजिस्लेचर ने ऑल इन ऑल आपको एक अपर लिमिट दे रखी है कि 90 days के ऊपर यू वोंट बी अलाउड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट. आपको 90 days के अंदर ही फाइल करना है. पढ़ के तो ऐसा ही लगता है, पर क्या ऐसा सच में है? सवाल ये उठता है. क्या किसी एक्सेप्शनल कारण की वजह से, मान लीजिए अगर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट 90 दिन में भी फाइल नहीं कर पाया, तो क्या यह कहा जा सकता है ही वेव्स हिज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ? द आंसर वुड बी ऑब्वियसली नो. ठीक है? अब देखिए इसका एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर है. शॉर्ट आंसर में तो मैं आपको सीधे बता सकता हूं कि सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये जो 90 दिन का पीरियड है वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है. मतलब ऑर्डिनरली फॉलो होना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी अपॉन द कोर्ट. ठीक है? कोर्ट चाहे तो 90 days के आगे भी अलाउ कर सकता है किसी को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया था सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. लेकिन अगर आप स्टैट्यूट को सीधे पढ़ें तो स्टैट्यूट देखिए कैसे बात कर रही है आपसे कि बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन. मतलब देखिए लेजिस्लेचर ने ये मैंडेटरी टर्म्स में लिखा है, बहुत मैंडेटरी टर्म्स में शैल शब्द का यूज किया है. और आप जानते हैं इन द रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन जब भी लेजिस्लेचर शैल का वक्त यूज कर रहा है, इसका मतलब वो एक मैंडेटरी क्लॉज बना रहा है ना? अगर डिस्क्रिशनरी क्लॉज बनाना होता तो वो मैं लिख देता, लेकिन शैल शब्द का लिखा है. शैल शब्द इसीलिए लिखा है क्योंकि legislature wants to convey it to you that this is a mandatory clause. Now you might be puzzled that why the legislature is couching
the statutory provision in mandatory terms, while the Supreme Court has said that the statutory provision is not mandatory but rather it is directory. अब इसके लिए मुझे आपको समझाने के लिए आपको रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन पे ले जाना होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, इट इज नॉट इनफ टू नो व्हाई एंड व्हाट, बट इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू नो दैट हाउ अ पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन केम टू बी. कभी भी व्हाई और व्हाट से काम नहीं चलता, यू शुड नो हाउ, ठीक है? क्योंकि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए यहाँ पे तो मैंडेटरी लिखा हुआ है 90 days, then how come court allow a defendant to file a written statement even after expiry of 90 days? है ना? अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया तो उससे थोड़ी ना काम चलेगा कि सेलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिखा है ऐसा. आपको ये भी बताना होगा कैसे, ठीक है? तो पहले मैं आपको रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ. Let me just take you to the judgment of Raja Buland Sugar Company Limited Rampur versus Municipal Board Rampur. 1965 का जजमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको हेल्ड किया था, ठीक है? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है. इट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय लेइंग डाउन एनी जनरल रूल, बट इट वुड डिपेंड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, along with the purpose and the object of the statute in making out the provision is the determining criteria. So what do we gather from the judgment? We gather कि particular provision mandatory या directory है, ये सिर्फ लैंग्वेज से ही नहीं जज किया जाता या by resorting to a general rule. It would depend upon the fact of each case and the object of the statute in making out the provision. ठीक है? ये सारे आपके डिटर्मिनेटिव क्राइटेरिया होते हैं. फिर द पर्पस फॉर विच द प्रोविजन हैज बीन मेड एंड इट्स नेचर, द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन मेकिंग द प्रोविजन, द सीरियस जनरल कन्वीनियंस और इनजस्टिस टू द पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम वेदर द प्रोविजन इज रेड वन वे और द अदर, द रिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजन टू द अदर प्रोविजंस डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट, and other considerations which may arise on the fact of particular case, including the language of the provision, have all to be taken into account in arriving at the conclusion that whether a particular provision is mandatory or directory. ठीक है? So statutory interpretation is not as simple as just looking at the statute and just figuring out whether it has been couched in mandatory terms or whether it has been couched in directory terms. इतना simple नहीं होता. So you should know that as far as statutory construction is concerned, when the court has to determine that whether the particular provision is mandatory or directory, the court shall have regard to the facts of each case, the object of the statute, the intention of the legislature, the serious general inconvenience or injustice to the persons resulting from whether the provision is read one way or the other, the relations of the particular provision to other provisions dealing with the same subject, and other considerations which may arise on the facts of particular case, including the language of the provision, all have to be taken into account in arriving at the conclusion whether the particular provision is mandatory or directory. The language of the provision is just one of the criteria. उसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कई प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं पर कोर्ट ने बोला है कि वो मैंडेटरी नहीं, वो डायरेक्टरी है. और कई प्रोविजन डायरेक्टली लैंग्वेज में है पर कोर्ट बोलता है वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है. ठीक है? तो इट डजंट जस्ट डिपेंड ऑन द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, द इंटरप्रिटेशन पुट फॉरवर्ड, द कंसिडरेशंस ऑफ द जस्टिस, the language used, and the general convenience of the parties whose interest is at stake. And I use the term parties in a more comprehensive term, not only in the term of plaintiff or defendant. I use it as a comprehensive term in this situation because we are talking about the interpretation of the statute. Okay? The next point that I would like to mention is just have a look at CPC. What is CPC? It is a procedural law.
प्रोसीजरल लॉ है। अब प्रोसीजरल लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? अ प्रोसीजर is something designed to facilitate justice and further its ends. It is not a penal enactment for punishment of penalties जिसको strictly construe किया जाए, ठीक है? It is not a thing which is designed to trip people up. A procedural law is liberally construed in furtherance of justice. Two technical constructions of sections that leaves no room for reasonable elasticity of interpretation should therefore be guarded against if justice has to be ensured to the parties, lest the very means designed for furtherance of justice be used to frustrate it. ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा. In fact, I am just using my own words, but I am basing my words on the judgment of Sangram Singh versus Election Tribunal, Kota. अब आपको ये जजमेंट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको साइटेशन दे रहा हूं कि वट एवर आई एम सेइंग इज बैक्ड अप बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड एवरीथिंग दैट आई डू से इन लेक्चर्स इज ऑलवेज बैक्ड अप बाय अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और अ हाई कोर्ट जजमेंट एटलीस्ट. अब एक और कंसिडरेशन होती है, ठीक है, कोर्ट के दिमाग में, वो क्या होती है कि द कोर्ट हैज टू कीप इन माइंड the fact that our laws of procedure are grounded on a principle of natural justice, which requires that men should not be condemned unheard, that the decision should not be reached behind their backs, that the proceedings that affect their lives and property should not continue in their absence, and they should not be precluded from participating in them. Of course, there must be some exceptions where they are clearly defined, they must be given effect to, but by and large, our laws of procedure should be construed wherever there is reasonable possibility in the light of the principle of natural justice. ठीक है, ये भी कंसिडरेशन होती है. ये जितनी भी कंसिडरेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी सेलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई थी या आर्ग्यू की गई थी उनके सामने, ठीक है, उस केस में. अब जैसे इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सिर्फ ऑर्डर 8 रूल 1 का जो 90 डेज का पीरियड है, सिर्फ इसी को डायरेक्टरी ने इंटरप्रेट किया गया है. देयर आर मेनी अदर स्टैट्यूट्स जहाँ पे प्रोविजन कुछ कहता है मैंडेटरी लैंग्वेज में, पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डायरेक्टरी है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉप लाइन शूज लिमिटेड वर्सेस कॉर्पोरेशन बैंक. ये सुनने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस है ये. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक हुआ करती थी, अब तो 2019 आ गई है. उसमें एक क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, एंड द क्वेश्चन फॉर द कंसिडरेशन वाज दैट वेदर द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कुड ग्रांट टाइम टू द रिस्पोंडेंट टू फाइल अ रिप्लाई बियॉन्ड द टोटल पीरियड ऑफ 45 डेज in the view of section 13 subsection 2 of consumer protection act 1986. मैंडेटरी लैंग्वेज थी, उसमें लिखा था कि 45 डेज के आगे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है, आपके पास अपर लिमिट है 45 डेज की, जैसे कि आपने 90 डेज इसमें देखा है, वैसे उसमें 45 डेज था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला that the intention to provide time frame to file reply is really made to expedite the hearing of such matters and avoid unnecessary adjournments. It was noticed that no penal consequence has been prescribed if the reply is not filed in the prescribed time. कोई penal consequences नहीं prescribe किए गए. The provision is held to be directory. सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि जो provision है, it is directory, it is more by the way of procedure to achieve the object of speedy disposal of the case. ठीक है, तो mandatory provision नहीं था, वो directory provision था. इसका मतलब है कि 45 डेज के ऊपर भी कोर्ट अलाउ कर सकता है, सॉरी नॉट कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, क्योंकि उस केस में वही इशू था, वो अलाउ कर सकता है टू फाइल रिप्लाई इफ इट सो वांट्स. और कोर्ट ने रियल ऑब्जेक्ट देखा प्रोविजन का, कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है. रियल ऑब्जेक्ट है उसका टू हैव अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस, वो कोई पेनल प्रोविजन नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने बोला ये डायरेक्टरी है, 45 डेज के ऊपर भी आप अलाउ कर सकते हैं a respondent to file its reply if the state consumer disputes redressal commission so thinks it to be fit. अब सेलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इशू था कि भाई 90 डेज का जो पीरियड है ये डायरेक्टरी है मैंडेटरी है. आंसर आपको ऑलरेडी पता है,
लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा बोलना चाहिए, ठीक है? ये कट एंड राइट आंसर नहीं चलते हैं, इट इज मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी. यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज मैंडेटरी और व्हाई इट इज डायरेक्टरी, ठीक है? ओनली दैट लेवल ऑफ नॉलेज विल सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लीगल क्राउड, ठीक है? सो Supreme Court said in that case, Salem Advocate Bar Association case, that the use of word shall in Order 8 Rule 1 by itself is not conclusive to determine whether the provision is mandatory or directory. We have to ascertain the object which is required to be served by the provision and its design and context in which it is enacted. The use of word shall is ordinarily indicative of mandatory nature of the provision. Ordinarily, अगर आप लैंग्वेज को ही देखें तो. But having regard to the context in which it is used, or having regard to the intention of the legislature, the same can be construed as directory. अगर हम intention देखें और किस context में बात हो रही है उसको देखें तो हमें पता चलेगा ये प्रोविजन हालांकि मैंडेटरी लैंग्वेज में है पर ये है डायरेक्टरी. The rule in question has to advance the cause of justice and not defeat it. The rules of procedure are made to advance the cause of justice, and the construction of the rule of procedure which promotes justice and prevents miscarriage of justice has to be preferred. The rules of procedure are handmaiden of justice and not its mistress. मैं हमेशा आपको ये लाइन बोलता रहता हूँ, ओके? सुप्रीम कोर्ट से खुद ही मैंने लाइन सीखी है. So then Supreme Court said that in the present context, the strict interpretation would defeat justice. In construing this provision, the support can also be had from Order 8, Rule 10, which provides that where any party from whom a written statement is required under Rule 1 or Rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court, the court shall pronounce the judgment against him or make such other order in relation to the suit as it thinks fit. On failure to file the written statement under this provision, the court has been given discretion either to pronounce judgment or make such other order in the relation of the suit as it thinks fit. In the context of the provision, despite the use of word shall in Rule 1, the court has been given discretion to pronounce or not to pronounce the judgment against the defendant even if the written statement is not filed, and instead pass such order as may think fit in relation of the suit. अब ये सुप्रीम कोर्ट किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जरा ये जो रूल 1 है इसको ऑर्डर 8 के रूल 9 और रूल 10 से कंपेयर किया. जरा मैं उसको आपके लिए पढ़ देता हूं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए. सीधे बस आप रूल 10 पे आइए. वो कहता है कि प्रोसीजर वेयर पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट. इट सेज वेयर द पार्टी from whom a written statement is required under Rule 1 or Rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court, as the case may be, court shall pronounce a judgment against him or make such other order in relation to the suit as it thinks fit. On the pronouncement of judgment, a decree shall be drawn up. अब देखिए कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप रूल 10 को पढ़ें तो यहां पे भी शैल शब्द का यूज किया गया है, लेकिन उसके साथ लिखा है और मेक सच अदर ऑर्डर एज द कोर्ट में थिंक्स फिट. तो इसका मतलब है कि कोर्ट कोई और ऑर्डर भी दे सकता है ना? मतलब कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द जजमेंट इवन दो इट इज काउज्ड इन मैंडेटरी टर्म्स. तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हमें ऑर्डर 8 का रूल 1 और रूल 10 को हार्मोनियसली कंस्ट्रू करना होगा तो वी हैव टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. तो इसका प्रभाव क्या होगा? द इफेक्ट वुड बी that under Rule 10 of Order 8, the court in its discretion would have power to allow the defendant to file the written statement even after the expiry of 90 days as provided under Order 8 Rule 1. मतलब Order 8 Rule 1 में कोर्ट चाहे तो डिफेंडेंट को अलाउ कर सकता है to file the written statement even after the expiry of 90 days. So there is no restriction in Order 8 Rule 10 that after expiry of 90 days further time cannot be granted. The court has the wide power to make such order in relation of the suit as it thinks fit. देखिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 में क्या लिखा है? Make such other order as it thinks fit.
जस्ट आफ्टर that the court shall pronounce judgment against him, फिर लिखा है और make such order in relation of the suit as it thinks fit. ये लाइन लिखने की जरूरत ही ना होती अगर लेजिस्लेचर ने इंटेंड नहीं किया होता कि अपर लिमिट जो है 90 डेज की, इट इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी. कोर्ट ने इसी का सहारा लिया, क्योंकि अगर वो मैंडेटरी है, अगर ऑर्डर 1 का जो पीरियड है 90 डेज का, अपर लिमिट 90 डेज की, अगर वो मैंडेटरी होती तो कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट. पर कोर्ट के पास ऑप्शन है, एंड द ऑप्शन इज दैट इट कैन मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. तो सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट में तो परमिशन टू फाइल रिटन स्टेटमेंट भी आ गया इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज. तो यही कोर्ट ने बोला. ठीक है, कोर्ट ने पूरा ऑब्जेक्ट देखा, इंटेंशन देखा, सारी चीजें डिटरमाइन की, फिर अलग अलग प्रोविजंस को कंपेयर किया और ऑर्डर 8 के रूल 1 को उसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा. सिर्फ लैंग्वेज को ही वॉइड में कंस्ट्रू नहीं किया. मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रोविजन ऑफ law is not read in void. A statutory provision cannot be read in void. It has to be read in the context of the other provisions. तो यही सब गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि in construing the provision of order 8 rule 1 and rule 10, the doctrine of harmonious construction is required to be applied. The effect would be that under rule 10 of order 8, the court in its discretion would have the power to allow the defendant to file the written statement even after expiry of period of 90 days provided in order 8 rule 1. There is no restriction in order 8 rule 10 that after expiry of 90 days further time cannot be granted. The court has wide power to make such other order in relation to the suit as it thinks fit. Clearly, therefore, the provision of order 8 rule 1 providing for upper limit of 90 days to file written statement is directory. Having said so, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सोचा ना कि अगर डायरेक्टरी बोल देंगे तो फिर तो कोर्ट जो है ना वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट के द्वारा प्रोवाइजन इंट्रोड्यूस ही ना किया हो. तो कोर्ट ने बोला कि हैविंग सेड सो, while extending the time, it has to be borne in mind that the legislature has fixed upper limit of 90 days. The discretion of the court to extend time shall not be so frequently and routinely exercised so as to nullify the period fixed by order 8 rule 1. ये आपका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है. सुप्रीम कोर्ट ने एंड में यही बोला उसके कंटेक्स्ट में कि आप इस तरीके से भी एक्सटेंशन नहीं देने लगेंगे कि आप 90 डेज का पीरियड नलिफाई ही कर दें. आपको एक्सेप्शनल रीजन, कोर्ट ने एक्सेप्शनल रीजंस का मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि यू हैव टू हैव सम कंक्रीट रीजंस कि आप 90 डेज के अंदर क्यों नहीं फाइल कर पाए अपना रिटन स्टेटमेंट. अगर कोर्ट आपके रीजन से एग्री कर जाता है, इट वुड परमिट यू टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज. बस कोर्ट ने एक चीज बोली है, कोर्ट बाकी लोअर कोर्ट्स के लिए, कि जब भी आप टाइम एक्सटेंड कर रहे हो बियॉन्ड 90 डेज तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि लेजिस्लेचर ने अपर लिमिट फिक्स कर रखी है 90 डेज की, तो आपका डिस्क्रेशन इतना रूटीनली एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए सो एज टू नलिफाई द पीरियड फिक्स्ड. ठीक है, कि हर केस में आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे 90 डेज का पीरियड है ही नहीं. आपको 90 डेज के अपर लिमिट का भी ध्यान रखना है. बट ऑल इन ऑल द प्रोविजन इज व्हाट? द प्रोविजन इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी. वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है. कोर्ट कैसे इस कंक्लूजन पे आया? By having regard to the interpretation of the rules of procedure, that the rules of procedure are made to advance the cause of justice and not defeat it, that the construction of a rule of procedure which promotes justice or prevents miscarriage has to be preferred, and after the comparison of order 8 rule 1 with order 8 rule 10, ठीक है, उनके कंपैरिजन के बाद the court applied the doctrine of harmonious construction and came to that conclusion. ठीक है. अच्छा, अब इस कोर्ट में, इस केस में एक और मैटर था उनके सामने, वो था एडजर्नमेंट से रिलेटेड अंडर ऑर्डर 17. अब ऑर्डर 17 अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 3 एडजर्नमेंट्स फिक्स किए गए हैं. वो भी जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी मैंडेटरी टर्म्स में था कि कोर्ट शैल नॉट ग्राउंड एडजर्नमेंट्स फॉर मोर देन 3 टाइम्स. इनफैक्ट इफ यू रीड ऑर्डर 17 रूल 1 और उसका प्रोवाइजो पे ही सीधे आ जाइए तो वो कहता है provided that no adjournment shall be granted for more than 3 times to a party during the hearing of the suit. ठीक है, वहां पे भी शैल शब्द का यूज है. अब क्योंकि इसी केस से डील कर रहे हैं सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तो जरा एडजर्नमेंट
के उस प्रोवाइजो की भी बात करते हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टली क्वेश्चन में था। कोर्ट ने बोला कि वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है, ठीक है। बस ये है कि अगर 3 से ज़्यादा आप एडजर्नमेंट्स देते हैं तो जिस पार्टी की वजह से एडजर्नमेंट दे रहे हैं आप उस पर कॉस्ट लगाएंगे अच्छे से। शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोर्ट ने बेसिकली उसके बाद जब प्रोवाइजो देखा ऑर्डर 17 के रूल 1 का, तो बोला कि द लिमिटेशन ऑफ 3 एडजर्नमेंट्स would not apply where adjournment is to be granted on account of circumstances which are beyond the control of the party. Even in cases which do not strictly come within the category of the circumstances beyond the control of the party, the court, by resorting to the provisions of higher cost, which can also include punitive cost in discretion of the court, order adjournment beyond 3, having regard to the fact that no injustice should result to the other side, and while also having regard to the principle that no injustice may result on the refusal to grant the order of amendment. तो बेसिकली कोर्ट ने बोला कि आप दोनों पक्षों को देखेंगे, आप 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट भी ग्रांट कर सकते हैं उस सर्कमस्टेंसेज में भी वेयर cases do not strictly come within the category of circumstances beyond the control of the party. तो बेसिकली कोर्ट ने पहला प्रिंसिपल तो ये आपको बताया कि इफ द सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी तो 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट ग्रांट कर सकते हैं। एक दूसरी सिचुएशन भी बताई कि वेयर द केसेस डू नॉट स्ट्रिक्टली कम विद इन द कैटेगरी ऑफ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ प्यूनिटिव कॉस्ट और हायर कॉस्ट एज द केस में बी एंड द पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो कोर्ट्स हैं 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट दे सकते हैं। तो बेसिकली कोर्ट एक इफेक्ट में यही कह रहा है कि ये प्रोवाइजो भी मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ऑर्डर 17 पे तो खैर अब लोग बाद में आएंगे, ये बस साथ ही में लगा हुआ इशू था तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छा, और कौन कौन से प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरी बताए थे इसी केस में? अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी भी रेफर किया था, उसमें 30 दिन का पीरियड मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वेयर देयर आर सफिशिएंट कॉज and the events are beyond the control of the parties, चाहे sufficient cause हो और the events are beyond the control of the parties, the court would have inherent power to extend time beyond even the period of 30 days as is laid down under section 148 of the CPC. और उसी केस में और भी provisions को बताया था कि ऑर्डर 9 का रूल 5 जहाँ पे पीरियड ऑफ 7 days mentioned है वो भी डायरेक्टरी है। ऑर्डर 11 रूल 15 जहाँ पे स्टिपुलेशन दी गई है confining the inspection of the documents at or before settlement of the issues instead of at any time, it is also nothing but a directory provision. Order 11 rule 15 does not mean that the inspection cannot be allowed after the settlement of the issues. वो भी directory provision है। कोर्ट ने बोला inspection can be allowed even after the settlement of the issues. So order 11 rule 15 is a directory provision. ये सारे अपनी बेयर एक्ट्स में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग उस चीज़ पे आएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया है उस केस में। अब एज फार एज सेक्शन 148 एंड 30 डेज का जो पीरियड है इन क्वेश्चन, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उसका आंसर लिख रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि जो 30 डेज का पीरियड था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेड डाउन किया था। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रेड प्रोविजन 148 इन अ वे so that it furthers the cause of justice, ठीक है, इस तरीके से उसने रीड किया था और बोला था कि अगर रिजिड ऑपरेशन हुआ सेक्शन 148 ऑफ द सीपीसी का तो इट वुड लीड टू एब्सर्डिटी। अब यू शुड रिमेंबर सेक्शन 148 इट्स अबाउट द इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, कि वो कहता है सेक्शन 148 व्हेन एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर डीलिंग विद एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय सीपीसी, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total, even though the period originally fixed or granted may have expired, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इसका रिजिड कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम ये बोलें कि द मैक्सिमम एक्सटेंशन बियॉन्ड 30 days हो ही नहीं सकता, 30 ही दिन का एक्सटेंशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, देन इट वुड लीड टू एब्सर्डिटी। साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि वी हैव नो डाउट दैट द अपर लिमिट फिक्स्ड under section 148 cannot take away the inherent power of the court to pass orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the court. तो कोर्ट ने सीधे उस पर बोल दिया कि section 148 therefore deserves to be read down
to mean that where sufficient cause exists or events are beyond the control of the party, the court would have inherent power under section 151 to extend the time beyond the period of 30 days. ये भी सेलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन में हेल्ड हुआ. अब ज़्यादातर लोग सेलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 8 के रूल 1 का केस मानते हैं. उसमें सिर्फ ऑर्डर 8 का रूल 1 ही इशू में नहीं था. बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स थे दोज वर इन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. एडजर्नमेंट्स वाला मैटर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो सेक्शन 148 के बारे में भी बात की, ऑर्डर 9 के रूल 5 के बारे में बात की जहाँ पे 7 डेज का पीरियड मेंशन है, उसको भी बोला कि वो डायरेक्टरी है. ऑर्डर 11 के रूल 15 के बारे में बात की. तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू ऑल दिस सो दैट यू नो बेटर देन एवरीवन एल्स अराउंड. So make sure that you understand the entire scope of the judgment, how the provisions have been interpreted and how they are to be understood. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं the law is what the judges say it is. ठीक है, मैडिसन वर्सेस मार्बरी की अगर आपको लाइन याद हो जुडिशियल रिव्यू को लेके, मतलब कहा जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहला केस है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो यही है. It is emphatically the province of the judiciary to tell what the law is. ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रोविजन डायरेक्टरी है तो वो डायरेक्टरी पढ़ा जाएगा, भले ही आपको लैंग्वेज कुछ भी बोले. और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये प्रोविजन मैंडेटरी है तो वो मैंडेटरी पढ़ा जाएगा, चाहे लैंग्वेज आपको कुछ भी बताए. बिकॉज इट इज द कोर्ट विच डिसाइड्स द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर कभी भी अपना इंटेंशन नहीं बताता. Court decides the intention of the legislature. It is the court which is the authority which decides the object of the statute. It is the court which is the authority which decides that what is the context of the statutory provision. It is the court which decides that whether the interpretation that I am going to put would lead to absurdity or would cause injustice. ठीक है? That is why the courts are very powerful institutions. And I might even say that under a democratic setup, the courts, especially the Supreme Court and the High Court, are the most powerful institutions right now existing in India. ठीक है, and I'll tell you explain you the constitution, तब आपको पता चलेगा कि why am I saying so. Nonetheless, let us get back to CPC. अब rule 1A, it's entirely similar to rule 14 of order 7. ठीक है, रूल 1A डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में कहता है whether defendant bases his defense upon a document or relies upon a document in his possession or power in support of his defense or a claim for set off or counter claim, he shall enter such document in a list and shall produce in the court when the written statement is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the written statement. फिर उसके बाद जो रूल है, रूल 1A, वो बोलता है कि वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजीशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट, ही शैल वेरेवर पॉसिबल स्टेट इन whose पोजीशन और पावर इट इज. अ डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in the court by the defendant under this rule but is not so produced shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. Nothing in this rule shall apply to documents produced for cross examination of the plaintiff's witness or handed over to a witness merely to refresh his memory. तो आप देख रहे हैं प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है टू रूल 14 ऑफ द ऑर्डर 7 जो प्लेंटिफ के कंटेक्स्ट में था. रूल 1 है डिफेंडेंट के कंटेक्स्ट में, यही मेन डिफरेंस है. अब जरा मैं थोड़ा सा आपको कमर्शियल डिस्प्यूट के बारे में भी बता दूं, क्योंकि साथ ही साथ चल रहे, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम लोग इसे साथ ही साथ कंस्ट्रू करते चले. अब कमर्शियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में जो प्रोवाइजो इंटर किया गया है ऑर्डर 8 के रूल 1 में, उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट वे द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, he shall be allowed to file the written statement on such other day as may be specified by the court for the reasons to be recorded in writing on the payment of such cost as the court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summons. तो commercial suits के context में या commercial disputes के context में जो पीरियड है, जो अपर लिमिट फिक्स्ड है, वो 120 दिन है. और फिर लिखा है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स द डिफेंडेंट शैल फॉरफीट द राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट एंड द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द रिटन स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कमर्शियल डिस्प्यूट को लेके जो अमेंडमेंट है वो मैंडेटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. अच्छा, किस केस में कहा?
Messrs SCG Contracts India Private Limited versus KS Chamankar Infrastructure Private Limited. Civil Appeal number 1638 of 2009 arising out of Special Leave Civil number 103 of 2009. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली हेल्ड कर दिया है कि 120 डेज जो डेडलाइन है टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट इन कमर्शियल सूट्स इज मैंडेटरी एंड इट लीव्स नो रूम फॉर डाउट्स दैट द कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज देयर डिस्क्रेशन टू रिलैक्स द पीरियड ऑफ 120 डेज. तो कमर्शियल सूट्स के कंटेक्स्ट में ये मत मान लीजिएगा कि अपर लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है. सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन का जितना भी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ ये 90 डेज के पीरियड के लिए है. कमर्शियल डिस्प्यूट को लेके जो अमेंडमेंट आया है वो क्या कहते हैं 2016 की एक्ट से आया है. इट इज एक्ट 4 ऑफ 2016 दैट इज कमर्शियल कोर्ट्स कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजंस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 2015 एक्ट 4 ऑफ 2016. ठीक है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये एक्ट एप्लीकेबल हुई थी और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो इस एक्ट का था वो 23/10/2015 से एप्लीकेबल थी. ठीक है, तो बेसिकली उसमें जो 120 डेज का पीरियड दिया गया है वो मैंडेटरी है. ठीक है, केस का नाम है SCG कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस KS चमंकर. आपको पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है, वो पीरियड मैंडेटरी है. ठीक है, 120 डेज का. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई डिडंट कोर्ट मेक एन इंटरप्रिटेशन लाइक इट डिड इन सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन. तो देखिए, पहले तो कोर्ट ने ऑब्जेक्ट देखा कि स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है. कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको स्पीडीली रिजॉल्व करना चाहिए उसका, क्योंकि वरना रिपलिंग इफेक्ट पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है और डॉकेट लोड भी बढ़ता है और ऐसे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कंट्री की इट इज सीवियरली अफेक्टेड. अब सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के कंटेक्स्ट में जरा हम लोग ये रूल पढ़ते हैं जो कमर्शियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में है. तो 120 डेज का आपने पीरियड देखा, कोर्ट ने अपर लिमिट फिक्स की और साथ में क्या लिख दिया, दैट द डिफेंडेंट शैल फॉरफीट द राइट टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट एंड द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द रिटन स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. और कोर्ट ने लेजिस्लेचर ने रूल 10 के नीचे जो अमेंडमेंट किया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट उसमें लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू एक्सटेंड टाइम प्रोवाइडेड अंडर रूल 1 ऑफ दिस ऑर्डर फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट. You know why the legislature did this? क्योंकि लेजिस्लेचर ने जो सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन का जो जजमेंट था उसको स्टडी किया था और जो लेजिस्लेचर ने किस बात पे फोकस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरली बोला कि क्योंकि जो रूल 1 है उसमें उन्होंने कोई पेनल प्रोविजन नहीं लगाया. ठीक, रूल 1 में 90 डेज के आगे कोई पेनल प्रोविजन नहीं है, जैसा कि कमर्शियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में. कमर्शियल डिस्प्यूट में देखेंगे तो लिखा है कि राइट टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट शैल बी फॉरफीटेड एंड द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द रिटन स्टेटमेंट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, नहीं अलाउ करेगा. फिर वैसे ही रूल 10 में क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर ने लिख दिया कि भाई आप किसी भी हाल में कोर्ट जो है रिटन स्टेटमेंट अलाउ फाइल करने नहीं देगा. लेकिन सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ने जब प्रोवाइजो रीड किया था तो बोला था कि जो 90 डेज का पीरियड है उसके आगे कोई पेनल प्रोविजन नहीं है. साथ में बोला था कि जो रूल 10 है ऑर्डर 8 का, वहाँ पे क्या लिखा है, मतलब उसने हार्मोनियसली कंस्ट्रू किया था रूल 9 और रूल 10, पर मैं रूल 10 पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज दैट वाज द मेन प्रोविजन जिसको हार्मोनियसली कंस्ट्रू किया था. कोर्ट ने बोला था देखिए उसमें लिखा है दैट और द कोर्ट मे मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. तो इसका मतलब कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट जजमेंट, इट कैन मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. तो हार्मोनियसली कंस्ट्रू किया था. तो कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को लेके जो भी इंटरप्रिटेशन दिया था वो लेजिस्लेचर ने इस बार ध्यान में रखा था. तो लेजिस्लेचर ने ये इंश्योर करने के लिए कि ये वाला भी अमेंडमेंट डायरेक्टली रीड ना हो, क्या कहते हैं डायरेक्टली रीड ना हो, तो लेजिस्लेचर ने यहाँ पे क्या लिख दिया कि एक पैनल प्रोविजन बना दिया कि डिफेंडेंट शैल फॉरफीट हिज राइट टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट. पहले तो पैनल प्रोविजन बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये भी रीजनिंग थी कि सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन का जो जजमेंट है वो पैनल प्रोविजन नहीं है, तो उसको लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस. साथ में ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए 90 डेज का अगर आपने पीरियड फिक्स नहीं किया तो कोई पेनल्टी तो अटैच नहीं है. और व्हेन यू लुक एट रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 तब आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोर्ट को एक डिस्क्रेशन दिया गया है दैट इट कैन मेक सच अदर ऑर्डर्स
एज इट थिंग्स फिट. तो अगर प्रॉपर कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए तो आपको पता लगेगा कि दिस पीरियड इज, जो 90 डेज का पीरियड है, दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी. लेजिस्लेचर ने इंश्योर कर लिया कि यही रीजनिंग ये कमर्शियल डिस्प्यूट के अमेंडमेंट पे ना अप्लाई करे. दैट इज व्हाई इट हैज एंटर्ड ऑल दीज थिंग्स. ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेचर जब भी कोई नया अमेंडमेंट लाता है, इट स्टडीज द जजमेंट जिसकी वजह से उसका प्रीवियस प्रोविजन वॉज रेंडर्ड नेगेटरी और इनअफेक्टिव. ठीक है, कोई भी प्रोविजन विच वॉज रेंडर्ड नेगेटरी बाय द अर्लियर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और वॉज रेंडर्ड इनअफेक्टिव, लेजिस्लेचर कोई ऐसे ही प्रोविजन नहीं लाता है. फिर इट स्टडीज द जजमेंट एंड देन सीज कि किस रीजनिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया. व्हेन इट फाइंड्स दैट द रीजनिंग इज दिस, देन द लेजिस्लेचर मेक श्योर्स कि जो उसका नेक्स्ट अमेंडमेंट आए उस पर सेम रीजनिंग ना अप्लाई करे, वो एकदम डिफरेंट हो. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेम रीजनिंग की चीज लाने की कोशिश करेगा, नॉट विथस्टैंडिंग द अर्लियर जजमेंट, तो अर्लियर जजमेंट का इफेक्ट उस पर भी जाएगा. तो फिर होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि देखिए पैरीमेटेरिया दोनों प्रोविजन सेम है, तो व्हाट वी शुड डू, दैट द सेम इंटरप्रिटेशन विल अप्लाई ऑन दिस न्यू अमेंडमेंट. So the legislature wanted to avoid that pitfall. That is why it couched the amendment provisions in these particular terms. ठीक है, जब आप judgments और थोड़ी history देखते हैं ना case laws की, then you understand that why is legislature writing a particular provision in a particular way. और Supreme Court ने उसी का note किया and it categorically held that SSG contracts India Private Limited में versus KS Chamankar Infrastructure Private Limited में. ठीक है, अब ये तो कमर्शियल केस को लेके ऑब्जर्वेशन था. वापस आ जाते हैं जो जनरल प्रोविजंस हैं सीपीसी के. अब कमर्शियल केस को लेके बात नहीं कर रहा. अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ऑन जो रूल 1 ऑफ ऑर्डर 8 का है, उस पर एक जजमेंट है अभी हाल ही का. वो इसलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि देखिए 90 डेज की जो लिमिट है ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू कैन जस्ट प्रिटेंड कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, आई मीन देयर इज अ केस इन पॉइंट दैट इज देश राज वर्सेस बालकिशन. 20 जनवरी 2020 को डिसाइड हुआ था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो अनअमेंडेड ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ सीपीसी's डायरेक्टरी, इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू बेस्टो ऑफ फ्री हैंड टू एनी लिटिगेंट और लॉयर टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट एट देयर ओन स्वीट विल एंड प्रोलॉन्ग द लिटिगेशन. The legislative policy behind the prescription of the timelines under CPC must be given due weightage so that disputes are resolved at a time-bound manner. Inherent discretion of the courts, like the ability to condone delays under Order 8 Rule 1, is fairly defined concept, and its contours has been shaped through judicial decisions over the ages. Illustratively, extreme hardship or delays occurring due to factors beyond the control of the parties, despite proactive diligence, may be just an equitable instance of condonation of delay. However, in the facts of circumstances of the present case, Supreme Court noticed that the appellant in this case has been given numerous opportunities and he was served to enter an appearance on 1 May 2017 through a counsel, and as per Order 8 Rule 1 of the CPC, appellant ideally ought to have filed his written statement by 31st May 2017 and at the very latest by 30th July 2017. In addition to two separate deadlines for filing the written statement that had been provided to him, none of these deadlines were complied with. And even on 11th October 2017, when the court finally closed the appellant's ability to file a written statement and struck off his defense from the record, no attempt was made to comply with the process of law. It is only on 2nd November 2017, that is after the delay of 95 days post the maximum extendable period under proviso to Order 8 Rule 1. मतलब कोर्ट कह रहा है कि इनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दी गई टू फाइल इज रिटन स्टेटमेंट. आइडियली तो इनको 31 मई 2017 को अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल कर देनी थी, पर चलिए 90 डेज के अंदर भी फाइल कर सकते हैं जो अपर लिमिट फिक्स की गई है. So by the very latest, he should have filed it within the period of 30th July 2017. ठीक है, उसके बाद भी कोर्ट ने इनको मौका दिया, एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी कि आप 18 सितंबर 2017 तक फाइल कर दीजिए, पर 11 अक्टूबर 2017 तक इनका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया ढंग से. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि
जो ट्रायल कोर्ट था उसने बोल दिया कि इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट एंड स्टक ऑफ हिज डिफेंस। इन्होंने फिर अपना रिटन स्टेटमेंट कब फाइल किया? 2 नवंबर 2017 को। मतलब there was a delay of 95 days post the maximum extendable period under the proviso। मतलब जो 90 days अपर लिमिट दी गई है उसके अलावा 95 days का और डिले हुआ है, ठीक है। then the Supreme Court was very angry, और साथ ही साथ डिले तो हुआ ही है, he also failed to provide a copy of the written statement to the respondent as has been noted by the civil court in that case। मतलब कॉपी भी देनी होती है पर कॉपी नहीं प्रोवाइड की। अब इनसे पूछा गया कि भाई 90 इतना डिले क्यों, इतना ज़्यादा डिले क्यों? तो इन्होंने एक ही डिफेंस दिया कि जो अपेलेंट का काउंसिल है वो आ नहीं रहा था डेट्स पे। ये जो एक्सक्यूजेस थे ये कोर्ट के साथ काम नहीं करते बाय द वे। तो कोर्ट ने बोला कि कोई भी जस्टिफिकेशन हमें नहीं मिला, और ये फैक्ट से क्लियर है कि जो अपेलेंट है इज सीकिंग अ कंडोनेशन इन अ कैजुअल मैनर and this ought not to be permitted or encouraged। Then the Supreme Court says the court must act stringently to ensure that all the proceedings are decided within a reasonable time, and it should be the duty of the judicial system to cultivate a culture of respecting deadlines and the time limits। Routine condemnations and cavalier attitudes towards the process of law affects the administration of justice. It affects the docket management of the courts and causes unavoidable delays, cost escalation and chaos। The effect of this is borne not only by litigants but also commerce in the country and public in general who spends decades mired in technical processes। It is obvious from the record that nothing prevented the appellant from filing a written statement through counsel or in person. He has thus failed to give any cogent reasons for the delay, and it is unable to satisfy due diligence on his part. Having held so, there could be no escape but to dismiss this appeal। Now the Supreme Court is using the expression that there could be no escape from the conclusion but to dismiss this appeal। ये तो जरूर बोला लेकिन अपील डिसमिस नहीं की। Rather, the Supreme Court said that taking the lenient view of the circumstances and without laying down the discretion being exercised hereinafter as a precedent, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए हम एक लीनियंट व्यू ले रहे हैं इन सर्कमस्टेंसेस का, और जो हम डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे या कोई भी कोर्ट फॉलो करेगा। यूजुअली ऐसे मैटर्स में डिसमिसल ही होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी आर टेकिंग अ लीनियंट व्यू इन द यूनिक सर्कमस्टेंसेस एंड अलाउइंग द रिटन स्टेटमेंट दैट हैज बीन फाइल्ड बाय द अपेलेंट ऑन 2nd November 2017 and subject to the payment of the cost of rupees 25,000 to the respondent and a copy of the written statement to be provided to the respondent within 1 week from today। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया पर साथ ही साथ बोल लिया कि ऑर्डिनरली ऐसे मैटर डिसमिस ही होने, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई अनलिमिटेड पीरियड नहीं है जो कोर्ट्स जब भी चाहें दे कैन बायपास, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेटिव केस हो गया आपके लिए। नाउ वी मूव ऑन टू रूल 2। वो कहता है ऑर्डर 8 का कि न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। इसमें लिखा है कहते हैं डिफेंडेंट मस्ट रेज्ड बाय हिज प्लीडिंग ऑल द मैटर्स व्हिच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल or that the transaction is either void or voidable in the point of law, and all such grounds of defense as if not raised would likely to take the opposite party by surprise or would raise the issue of fact not arising out of plaint, for instance fraud, limitation, release, payment, performance or fact showing illegality। मतलब ये जितने भी grounds हैं of defense of limitation, release, payment, performance, fraud या द ट्रांजैक्शन इज आइदर वॉइड और वॉइडेबल इन लॉ, ये सारे ग्राउंड्स डिफेंडेंट लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उसने नहीं लिए तो इफेक्ट ये होगा कि अगर प्लीडिंग में एकदम से लेता है इट वुड टेक द ऑपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज। तो ही हैज टू क्लेम दीज ग्राउंड्स इन द रिटन स्टेटमेंट इटसेल्फ। ऑल द मैटर्स which would likely take the opposite party by surprise or which would raise the issue of facts not arising out of the plaint have to be specially pleaded by the defendant, ठीक है। ये एक स्पेशल रूट ऑफ प्लीडिंग है रिटन स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में। थर्ड इज डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये कहता है कि इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ फैक्ट which he does not admit the truth except damages। तो damages को छोड़ के
आपको हर एलिगेशन ऑफ प्लेंटिव को स्पेसिफिकली डिनाई करना है, ठीक है। तो मान लीजिए प्लेंट में एलिगेशन है कि डिफेंडेंट ने 10,000 रुपए ऑब्टेन किए थे, तो ये सफिशिएंट नहीं है डिफेंडेंट के लिए कहना कि मैंने 10,000 रुपए तो नहीं ऑब्टेन किए थे। ही मस्ट डिनाई द सम रिसीव्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ और एल्स टू शो हाउ मच डिड ही रिसीव्ड। उसको सब्सटेंस में डिनाइल करना है, उसको ये डिनाई करना है कि मुझे 10,000 तो क्या, मुझे कोई भी अमाउंट ऑफ सम नहीं मिला था, या अगर उसे कोई सम मिला था तो उसे एक्सप्रेसली मेंशन करना है कि मुझे 10,000 नहीं, मुझे 5,000 मिले थे या 2,000 मिले थे, एक्सेट्रा। दैट हैज टू बी स्पेशली प्लीडेड बाय हिम। तो एक स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए, एवेसिव नहीं। इट वोंट बी सफिशिएंट फॉर द डिफेंडेंट टू से कि नहीं, क्या कहते हैं, मुझे तो 10,000 तो नहीं मिले थे। दैट वोंट बी कंस्ट्रूड एज अ डिनायल, वो इवेसिव डिनायल माना जाएगा, ठीक है। अब रूल 4 सीधे इवेसिव डिनायल की बात करता है। वो कहता है कि वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेन, ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। Thus it is alleged that he received a certain sum of money. It shall not be sufficient to deny that he received the particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much did he receive. And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. तो मान लीजिए प्लेंट में 10 एलिगेशन है और रिटन स्टेटमेंट में एक लाइन लिखी है कि the defendant denies all the allegations that has been set out in the plaint. ये सफिशिएंट नहीं होगा। द डिनायल हैज टू बी स्पेसिफिक, इट शुडंट बी एवेसिव, ठीक है। ये सारे स्पेशल रूल्स ऑफ प्लीडिंग है इन कंटेक्स्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट। अब जरा रूल 5 देखिए। एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंटिफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन or stated to be not admitted in pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against the person under disability. तो अगर कोई भी एलिगेशन ऑफ फैक्ट जो प्लेंट में है अगर स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया आइदर एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, या आपने सिंपली अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख दिया नॉट एडमिटेड, तो कोर्ट मान लेगा कि आप अपनी प्लीडिंग में वो सारे फैक्ट एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन मान लिया जाएगा। और आपको पता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। खैर आगे उसमें एक एक्सेप्शन है कि पर्सन अंडर डिसेबिलिटी जो है दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। प्रोवाइजर दिया गया है कि वेदर कोर्ट में इन डिस्क्रेशन रिक्वायर्ड द एनी फैक्ट्स सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। रूल 2 कहता है वेदर डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड अ प्लीडिंग it shall be lawful for the court to pronounce the judgment on the basis of the facts contained in the plaint except against the person under a disability, but the court may in its discretion required any fact to be proved. अभी मैं इस पे जरा समझाऊंगा आपको। In exercise of discretion under the proviso to subrule 1 or under subrule 2, the court shall have due regard to the fact whether the defendant could have or has engaged a pleader. Whenever a judgment is pronounced under this rule, a decree shall be drawn up in accordance with such judgment, and such decree shall bear the date on which the judgment was pronounced. अब देखिए केस था बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन। ये लोकस क्लासिकस है ऑर्डर 8 के रूल 5 के इंटरप्रिटेशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ऑर्डर 8 रूल 1 फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड्स दैट द डिफेंडेंट शैल फाइल अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस. It is further provided by Rule 3 of Order 8 that it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth. Further requirement as set out in Rule 4 is that if the allegation made in the plaint is denied by the defendant, the denial must not be evasive. It is inter alia provided in Rule 5 of Order 8 that every allegation of fact and plaint, if not denied specifically or by necessary implication, or stated to be not admitted in a written statement, shall be taken to be admitted. और फिर जब आप इसका रूल 5 का सब रूल 2 देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अगर डिफेंडेंट ने प्लीडिंग ही नहीं फाइल की है then it shall be lawful for the court to pronounce the judgment on the basis of facts contained in the plaint. तो बेसिकली कोर्ट के सामने सवाल ये था कि what is the proper scope of this rule 5. Supreme Court ने कहा कि scheme of this rule, that is rule 5, is largely dependent upon the filing or non-filing of the pleading by the defendant.
Subrule 1 of Rule 5 provides that any fact stated in the plaintiff not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be treated as admitted. अब ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 12 के रूल 6 में a judgment can be given on the basis of admissions only. ठीक है, और आपको पता है facts admitted need not be proved as was laid down in Evidence Act section 58. Just for the sake of reminding you all, that is why I am telling you. But अभी बस एक बात का ध्यान रखिए कि एडमिशन के बेसिस पे जजमेंट दिए जा सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट. आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट. Then Supreme Court said कि under Rule 3 of Order 8 it is provided that the denial by the defendant in his written statement must be specific with reference to each allegation of fact made in the plaint. A general denial or an evasive denial is not treated as a sufficient denial, and therefore the denial, if it is not definite, positive or unambiguous, the allegations of fact made in the plaint shall be treated as admitted under this rule. The proviso appended to this rule is important in the sense that though a fact stated in the plaint may be treated as admitted, the court may in its discretion still requires such admitted fact to be proved otherwise than by such admission. This is an exception to the general rule of evidence that a fact which is admitted need not be proved. Subrule 2 provides of Rule 5 that if the defendant has not filed his written statement, it would be lawful for the court to pronounce a judgment on the basis of facts contained in the plaint. The rule further proceeds to say that notwithstanding that the facts stated in the plaint are treated as admitted, the court, though it can lawfully pass the judgment, may before passing the judgment require such fact to be proved. The rule is thus in consonance with the proviso, which also requires the fact, even though treated as admitted, to be proved. Thus the proviso and the subrule 2 read together indicates that where first, an allegation of fact made in the plaint is not denied specifically, or second, by necessary implication, or third, stated to be not admitted in the pleading of the defendant, or fourth, the defendant has not filed the written statement, such allegation of fact shall be treated as admitted. The court in those situations can either proceed to pronounce a judgment on such admitted facts or may require the plaintiff, in spite of such admissions, to prove such facts. ठीक है? Subrule 2 quoted above is thus an enabling provision. तो लिख लीजिए बेयर एक्ट में, it is an enabling provision which enables the court to pronounce the judgment on the basis of facts contained in the plaint if the defendant has not filed the written statement. What is important to note that even though a written statement is not filed by the defendant, court may still require a fact pleaded in the plaint to be proved. We may now consider the provisions of Order 8 Rule 9 as also the provision contained in other rule, namely Rule 10, under which the instant suit has been decreed by the High Court. Rule 9 में लिखा है कि no pleading subsequent to the written statement of a defendant other than by a way of defense to set off or counterclaim shall be presented except by the leave of the court and upon such terms as the court thinks fit. But the court may at any time require the written statement or additional written statement from any other parties and fix a time for presenting the same. Rule 10 says where any party from whom the written statement is required under Rule 1 or Rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court, as the case may be, the court shall pronounce the judgment against him or make such order in relation to such suit as it thinks fit, and on pronouncement of such judgment, a decree shall be drawn up. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्हीं शब्दों पे ध्यान दिया जो रूल 10 में लिखे हैं. कौन सा शब्द? Make such other order in relation to the suit as it thinks fit. सुप्रीम कोर्ट ने कहा these words are of immense significance inasmuch they give discretion to the court not to pronounce the judgment against the defendant and instead pass such order as it may think fit. अब कोर्ट ने बोला कि in the exercise of its judicial discretion to determine, कोई hard और fast rule तो हम लोग नहीं lay down कर सकते. कुछ cases में an order of awarding cost to the plaintiff would meet the end of justice. An adjournment can be granted. A written statement can be considered on the spot and issued framed. In other cases, end of justice may call for more drastic action as a judgment in the favor of the plaintiff. The Supreme Court said, noticing all that the court does not have to act blindly upon the admission of the fact made by the defendant in his written statement. Blindly नहीं rely करेगा. Nor the court should proceed to pass the judgment blindly merely because a written statement has not filed by the defendant, traversing the facts set out by the plaintiff in the plaint filed in the court.
In a case specifically where written statement has not been filed by the defendant, the court should be little cautious in proceeding under Order 8, Rule 10 CPC. Before passing the judgment against the defendant, it must see to it that even if facts set out in the plaint are to be treated to have been admitted, a judgment could possibly pass in the favor of the plaintiff without requiring him to prove any fact mentioned in the plaint. It is a matter of court satisfaction, and therefore only on being satisfied that there is no fact which needs to be proved on account of deemed admission, the court can conveniently pass a judgment against the defendant who has not filed a written statement. But if the plaint itself indicates that there are disputed question of facts involved in the case, regarding which two different versions are set out in the plaint itself, it would not be safe for the court to pass a judgment without requiring the plaintiff to prove the facts so as to settle the factual controversy. Such a case would be covered by the expression, the court may in its discretion require any such fact to be proved, used in sub-rule 2 of Rule 5 of Order 8, or the expression may make such order in relation to the suit as it thinks fit under Rule 10 of Order 8. ये जो पैरा मैंने अभी पढ़ा, ये मेन है, आपको ये लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है. आई विल रीटरेट अगेन. पहले मैं आपको समझा देता हूं. सुप्रीम कोर्ट आपसे ये कह रहा है कि देखिए ये दोनों इनेबलिंग प्रोविजन है, ठीक है, कि आप जजमेंट पास कर सकते हैं, फैक्ट्स एडमिट हो सकते हैं, लेकिन आपको ब्लाइंडली नहीं कंप्लाई करना है. इससे आपको देखना होगा टू योर सेटिस्फैक्शन कि जो प्लेंट में जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो प्रूव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो यू हैव टू बी कॉशियस. सो बिफोर पासिंग अ जजमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट सेट आउट इन द प्लेंट, जहां पे डिफेंडेंट ने क्या कहते हैं, लेट अस सपोज इवेसिव डिनायल किया है या रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया है, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है आपसे कि आप जजमेंट जरूर पास कर सकते हैं प्लेंटिफ के फेवर में, दैट पावर इज विद यू, लेकिन आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा और उस सेटिस्फैक्शन के बाद ही आप प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट पास करेंगे. खास तौर से वहां पे जहां पे प्लेंट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट दे आर अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व्ड. अगर दो डिफरेंट वर्जन्स दिए गए हैं ऑन अ फैक्चुअल मैटर्स या इनकंसिस्टेंट प्लीज ली गई हैं, तो वहां पे तो कोर्ट बोलेगा प्लेंटिफ से कि ठीक है, आप अपने फैक्ट जो आपने प्लेंट में क्लेम किए वो प्रूव करो. उसके बाद जब वो सफिशिएंटली प्रूव हो जाए तब आप जजमेंट पास करिए, ठीक है. क्योंकि वेयर प्लेंट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट देयर आर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द केस regarding which two different versions are set out in the plaint itself, then it would not be safe for the court to pass a judgment without requiring the plaintiff to prove the facts so as to settle the factual controversy. ठीक है. इसीलिए जब आप रूल 5 का सब रूल 2 देखते हैं तो लास्ट में लेजिस्लेचर लिख देता है that the court may in its discretion require such facts to be proved. वैसे ही रूल 10 में क्या लिखा है, may make such other orders as it thinks fit. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्सप्रेशन का मतलब ही ये है, ये एक्सप्रेशन लेजिस्लेचर ने यूज ही इसलिए किए जिससे वो आपको बता रहा है कि यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली पास द जजमेंट, कि मेरे लिए बिकॉज रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया गया यू ब्लाइंडली पास द जजमेंट. वैसे ही अगर आप एडमिशंस के बेसिस पे जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इवेसिव डिनायल किया या स्पेसिफिक डिनायल नहीं है तो आपको पता है फैक्ट्स वुड बी डीम्ड टू बी एडमिटेड, तो जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशंस दिया जाता है ऑर्डर 12 के रूल 6 में. और वहां पे भी आप पढ़ेंगे तो लेजिस्लेचर का एक्सप्रेशन क्या है, वेयर एन एडमिशंस ऑफ फैक्ट हैज बीन मेड आइदर इन प्लीडिंग और अदरवाइज whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit, either upon application or on its own motion, and without waiting for the determination of any question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to the admission. और फिर उसमें लिखा कि अगर जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं तो डिक्री शैल फॉलो एसेट्रा एसेट्रा. लेकिन यहां पे जजमेंट से पहले क्या लिखा है, मेक सच ऑर्डर. इसका मतलब है यहां पे भी कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव जजमेंट, वो दे सकता है सब्जेक्ट टू फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. ठीक है. तो जब भी आप ऑर्डर 8 के रूल 5 पे आंसर लिख रहे हैं तो रूल 5 के साथ आप रूल 10 भी मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इश्यूज जुड़े हुए हैं. और अगर आप और एक्सप्रेसली क्या कहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना चाहते हैं तो एडमिशन के कंटेक्स्ट में क्या कहते हैं, ऑर्डर 8 के रूल 5 के सब रूल 1 के कंटेक्स्ट में ऑर्डर 12 का रूल 6 भी जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है. और फिर ये लिखिएगा मेनली
कि the court has not to act blindly upon the admissions of fact made by the defendant in his written statement, nor the court should proceed to pass a judgment blindly merely because the written statement has not been filed by the defendant, traversing the facts set out by the plaintiff in the plaint in the court. ठीक है? In a case, especially where a written statement has not been filed by the defendant, the court should be a little cautious in proceeding under Order 8, Rule 10 CPC. Before passing the judgment against the defendant, it must see to it that even if facts set out in the plaint are treated to be admitted, a judgment could possibly passed in the favor of the plaintiff without requiring him to prove any fact mentioned in the plaint. It is a matter of court satisfaction, and therefore only on being satisfied that there is no fact which needs to be proved on account of deemed admissions, the court can conveniently pass a judgment against the defendant who has not filed a written statement. But if the plaint itself indicates that there are disputed questions of facts involved in the case, regarding which two different versions are set out in the plaint itself, it would not be safe for the court to pass a judgment without requiring the plaintiff to prove the facts so as to settle the factual controversy. Such a case would be covered by the expression, the court may in its discretion require any such fact to be proved as used in Subrule 2 of Rule 5 of Order 8. An expression may make such order in relation to the suit as it thinks fit, as is used in Rule 10 of Order 8. अब जरा कमर्शियल कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में कुछ पढ़ लेते हैं, कमर्शियल सूट्स के कंटेक्स्ट में कुछ पढ़ लेते हैं. अब रूल 3 पे आ जाइए. उसमें कुछ अमेंडमेंट है, स्पेशल अमेंडमेंट है, और उसमें बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट रूल 3A ऐड किया गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स. Rule 3A says denial by the defendant in suits before commercial division of the High Court or commercial court. It says denial shall be in the manner provided in Subrule 2, 3, 4 and 5 of this rule. अब देख लेते हैं क्या है. अब अच्छी बात है, जो नए लेजिस्लेटिव प्रोविजन होते हैं ना, इनमें कोई केस लॉ नहीं होते. आपको बेसिकली इन्हें समझना होता है ऑन द कंसेप्चुअल पॉइंट. तो कंसेप्ट आपको उधर से ही मिल गया, अब आप इसको समझने में आपको आसानी होगी. तो रूल 2, 3, 4, 5 क्या कहते हैं रूल 3A के, जरा देखते हैं. सब रूल 2 कहता है कि डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट शैल स्टेट which allegation in the particular of the plaint he denies, which allegation he is unable to admit or deny, but which he requires plaintiff to prove, and which allegations he admits. तो डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में, अभी स्पेशल रूल ऑफ प्लीडिंग है इन कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल सूट्स, कि डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में बताएगा विच एलिगेशंस इन पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट जिसको वो डिनाई करता है, स्पेशली एक्सप्रेसली, ठीक है, स्पेसिफिक डिनाइल, और विच एलिगेशन ऑफ प्लेंट ही इज अनेबल टू एडमिट और डिनाई, और विच ही रिक्वायर्स प्लेंटिफ टू प्रूव, कि प्लेंटिफ से प्रूव करे आई एम अनेबल टू एडमिट और डिनाई द सेम. And finally, he will tell which allegations he admits if he decides to admit some of the allegations. Then Subrule 3 says of Rule 3A that where the defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must state his reasons for doing so. And if he intends to put forward a different version of events from that given by the plaintiff, he must state its own version. तो अगर डिफेंडेंट एक एलिगेशन ऑफ फैक्ट को डिनाई करता है जो कि प्लेंट में मेंशन्ड है, तो उसको अपने रीजंस बताने पड़ेंगे, और अगर उसके पास कोई डिफरेंट वर्जन ऑफ इवेंट्स है उस फैक्ट को लेके, तो वो अपने डिफरेंट वर्जन बताए. सब रूल 4 कहता है कि इफ द डिफेंडेंट डिस्प्यूट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ही मस्ट स्टेट द रीजंस फॉर डूइंग सो, एंड इफ ही इज एबल टू गिव हिज ओन स्टेटमेंट एज टू विच कोर्ट्स ought to have jurisdiction. तो अगर डिफेंडेंट कोर्ट का ही jurisdiction चैलेंज कर रहा है तो उसको रीजंस देने पड़ेंगे, और अगर वो सक्षम है, ही इज एबल टू, तो फिर वो अपने स्टेटमेंट में बताया, रिटन स्टेटमेंट में, कि किस कोर्ट के पास jurisdiction एक्चुअल में है. ठीक. देन वी कम टू सब रूल 5. इट सेज इफ द डिफेंडेंट डिस्प्यूट्स द प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन ऑफ द सूट, ही मस्ट स्टेट द रीजंस फॉर डूइंग सो, and if he is able to, then he give his own statement as to value of the suit. अगर डिफेंडेंट कहता है कि the plaint has not been correctly valued, तो वो बताए कि what is the correct value of the suit if he is able to.
ठीक है, ये स्पेशल रूल्स ऑफ प्लीडिंग है इन कंटेक्स्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट फॉर कमर्शियल सूट्स. ठीक है, अब जरा मैं इवेसिव डिनायल का आपको एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द सेम पेज. कि मान लीजिए देयर इज एन एक्शन अगेंस्ट द लीसी टू सेट असाइड द लीज. अब प्लेंटिफ अलेज करता है अपनी प्लेंट में that the defendant offered to the manager of the plaintiff a bribe of rupees 5,000 at the defendant's office on 15th January 1997. And the defendant in his written statement states that he did not offer to the plaintiff's manager a bribe of rupees 5,000 at the defendant's office on 15 January 1997. ठीक है, प्लेंटिफ क्या एलेज कर रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ के मैनेजर को एक ब्राइब ऑफर की 5,000 रुपए की एट द डिफेंडेंट्स ऑफिस ऑन 15 जनवरी 1997. डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि he did not offer to the plaintiff's manager a bribe of rupees 5,000 at the defendant's office on 15 January 1997. ये कौन सा डिनाइल है? ये evasive denial है. Because here the point of substance is not met. The point of substance in these facts is what? That the bribe was offered. The day nor the amount of bribe is not the point of substance. Defendant ने बोला क्या है उस पे गौर करिए. He is saying that he did not offer to the plaintiff's manager a bribe of rupees 5,000 at the defendant's office on 15 January 1997. ये denial evasive इसलिए क्योंकि it raises more question than answer. तो अच्छा हो सकता है 15 जनवरी को नहीं दिया हो, तो क्या आपने 14 जनवरी को दिया है या 10 जनवरी को दिया है, या हो सकता है ब्राइब का अमाउंट 5,000 नहीं 2,000 है ना. सो द डिफेंडेंट माइट हैव ऑफर्ड एनी अदर अमाउंट ऑन अनदर डे एट अ डिफरेंट प्लेस. सिंस द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द ऑफर ऑफ द ब्राइब, it must be clearly and specifically denied, and the defendant should state that he never offered a bribe of rupees 5,000 or any other sum on any day at any place to the plaintiff's manager as alleged or at all. ये हुआ proper denial. ठीक है, कैसे डिनाइल करेंगे इस फैक्ट में? अगर इसको स्पेसिफिकली डिनाई करना है तो डिफेंडेंट वुड से दैट ही नेवर ऑफर्ड अ ब्राइब ऑफ रुपीज 5,000 और एनी अदर सम ऑन एनी डे एट एनी प्लेस टू द प्लेंटिफ्स मैनेजर एज अलेज्ड और एट ऑल. ये हुआ स्पेसिफिक डिनाइल. वैसे ही एक और इलस्ट्रेशन है where the plaintiff asserts that the defendant broke and entered into the shop of the plaintiff and seized, took and carried away all the furniture, stock in trade and other effects which were therein. तो इसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा रिटन स्टेटमेंट में अगर आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना है? So the defendant will say that the defendant never broke or entered into the shop of the plaintiff or seized, took or carried away any of the furniture, stock in trade and other effects which were therein. कि डिफेंडेंट कभी भी उस शॉप में एंटर नहीं किया, ना उस शॉप को तोड़ के अंदर घुसा, ना ही उसने कोई फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड या इफेक्ट जो उसके अंदर रखे थे कभी भी लिए या कैरी अवे किए. ठीक है, बड़ा स्पेसिफिकली डिनाई करना है इसको, इवेसिव डिनायल नहीं चलेगा. वैसे ही अगर एलिगेशन है, अगर प्लेंटिफ कहता है कि द डिफेंडेंट टुक द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स हाउस and let us suppose defendant wants to deny both the allegations of having taken possession of the house as well as the plaintiff's ownership of the house, then he must do so expressly and specifically, and he must say that the defendant never took the possession of the house and the said house is not of the plaintiff. बड़े एक्सप्रेसली उसे बोलना चाहिए. ठीक है, सो याद रखिएगा डिनायल हैज टू बी व्हाट, स्पेसिफिक एंड एक्सप्रेस, इवेसिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड कि डिनायल हैज टू बी एक्सप्रेस एंड स्पेसिफिक, इट शुडंट बी इवेसिव. अब वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्लेंट में 10 एलिगेशन है, डिफेंडेंट ने सीधे लिख दिया एलिगेशंस फ्रॉम पैरा 1 to 10 इन द प्लेंट आर हियर बाय स्पेसिफिकली डिनाइड. ये कोई डिनायल नहीं हुआ, दे शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड. ठीक है, एंड अगेन जब भी प्लीडिंग डिफेंडेंट की कंस्ट्रू हो रही होगी, सब्सटेंस फॉर्म क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस होगा वो किस पे होगा, वो रिटन स्टेटमेंट को उसके प्रॉपर कंटेक्स्ट में समझा जाएगा कि डिनायल स्पेसिफिक है या इवेसिव है या एक्सप्रेस है या नहीं. ठीक है,
तो कोर्ट जो है पूरा रिटन स्टेटमेंट पढ़ेगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि डिफेंडेंट की जो प्लीडिंग है वो बड़े स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू कर रहा है हेयर स्प्लिटिंग टेक्निकलिटीज पे. नो, इट विल नॉट कंस्ट्रू लाइक दैट. ही विल रादर लुक एट द सब्सटेंस एंड नॉट द फॉर्म ऑफ द प्लीडिंग दैट हैज बीन फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट. लेकिन वहाँ पे चालाकी नहीं करनी चाहिए डिफेंडेंट को कि वो ये सिर्फ डिनाइल कर रहे हैं, वरना फिर इफेक्ट फॉलो करेगा रूल 5 का. अब एक सिचुएशन होती है जहाँ पे प्लेंटिफ ने भी जनरल एलिगेशन लगा रखे हैं प्लेंट पे. अब जनरल एलिगेशन लगा रखे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि भाई इसमें क्या फैक्ट है क्या नहीं. अब मान लीजिए प्लेंटिफ ने बोला है अपनी प्लेंट में कि मुझे जो मेरी सर्विस से निकाला गया है इट इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16. एक एलिगेशन ये दिया है, ठीक है. ये बड़ा वेग सा एलिगेशन है, व्हाट वाई कुछ नहीं बताया गया है. अब क्योंकि इस एलिगेशन में देयर इज एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर्स, then in that situation the defendant, and only in this situation the defendant can simply say that there has been no violation of article 14 and 16 and there has been no discrimination against the plaintiff. वो simply वो कर सकता है, क्योंकि जब plaint में ही वेग particulars हैं तो डिफेंडेंट उन्हें स्पेसिफिकली डिनाई कैसे करेगा, है ना. तो वेग पर्टिकुलर्स या वेग एलिगेशंस के रिस्पॉन्स में आप वेगली डिनाई भी कर सकते हो, बट ओनली इन दैट सिचुएशन. ये एक एक्सेप्शन के एक्सेप्शन बता रहा हूँ, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियोज में ऐसा होता है. खास तौर से क्या कहते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ऐसा हो जाता है जब सिविल सर्विसेज से कोई निकाल दिया गया है एनी सॉर्ट्स टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ हिज रिमूवल ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16. तो मान लीजिए अगर ड्राफ्टिंग में कोई कमी रह गई है तो कभी कभी वेग एलिगेशंस उसमें होते हैं इंक्लूडेड. तो वेग एलिगेशंस हैं एकदम, तो वेग एलिगेशंस में पर्टिकुलर्स नहीं है, तो विदाउट हैविंग पर्टिकुलर्स आप स्पेसिफिकली डिनाई कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे. तो वेग एलिगेशंस का डिनाइल भी आप वेगली कर सकते हैं. अब उसने बोला आई हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एंड ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ माय सर्विस इज वायलेटिव आर्टिकल 14 एंड 16. तो इसका रिस्पॉन्स में आप सीधे लिख दीजिए दैट द डिफेंडेंट हैज नॉट discriminated the plaintiff and order of his removal from service is not violative of article 14 and 16. ठीक है, क्योंकि particulars lacking allegation में, so of course in that situation आपका जो डिनाइल है इवेसिव नहीं माना जाएगा इस सिचुएशन में. लेकिन यहाँ पे एलिगेशन में पर्टिकुलर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बताया, तो आप पॉइंट ऑफ सब्सटेंस को आंसर करिए और एक्सप्रेसली डिनाई करिए. अगर कोई सम रिसीव किया है तो बताइए, या कोई अमाउंट रिसीव किया है बताइए, या उस पॉइंट ऑफ सब्सटेंस को अगर बिल्कुल भी उसका एप्लीकेशन नहीं है तो ये आप बताइए. लेकिन एक्सप्रेसली और स्पेसिफिकली डिनाई करिए अगर आपको डिनाइल करना है तो. अदरवाइज एडमिट द पार्ट ऑफ इट विच इज टू बी एडमिटेड अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, अगर आपको एडमिट करना है या आप कहें कि नहीं वो पूरी बात सच नहीं है, इतनी सी बात सच है और इतना सा फैक्ट मैं एडमिट करता हूं, बाकी सब इनका झूठ है, तो वो आप एक्सप्रेसली बताइए. ठीक है, इफ यू आर एडमिटिंग अ फैक्ट इन पार्ट देन एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. अगर आप पूरी चीज डिनाई कर रहे हैं देन डिनायल शुड बी इन द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस. इट शुड बी स्पेसिफिक, एक्सप्रेस एंड नॉट इवेसिव. ठीक है, सो आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही काफी होगा. Tomorrow we would be dealing with counter claims and set off. ठीक है, and written statement would be over.